जब से दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ तब से पिछले 10 दिनों से यही अटकलें लगाए जा रहे थे लोग कि पिच कैसी होगी तीसरे टेस्ट मैच की और टीम क्या होगी, विराट कोहली आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, तीसरे टेस्ट मैच की टीम कब डिक्लेयर होगी। अल्टीमेटली सब कुछ हो गया। विराट कोहली भी सीरीज से बाहर हो गया, जडेजा अंदर आ गया, केएल राहुल अंदर आया लेकिन अंदर आके बाहर हो गया। फिर ये लग रहा था कि फिर कौन खेलेगा क्या नहीं होगा। अल्टीमेटली हम सबको पता चल गया कि क्या होने वाला है। और कल फाइनली इन्होंने केएस भरत को भी बाहर बिठा दिया, ध्रुव जुरैल को ले लिया अंदर, सरफराज को तो अंदर आना ही था। खैर ये बहुत अच्छी अकलमंदी की बात इन्होंने की कि देवदत्त पडिक्कल को भले ही इन्होंने टीम में लिया लेकिन उसको खिलाया नहीं, क्योंकि किसी भी हालत में देखिए सरफराज का पहले नंबर बनता था। और आज क्या डेब्यू हुआ सरफराज का, मतलब मजा ही आ गया, बिल्कुल दिल जीत लिया सरफराज ने आज जिस तरह से बैटिंग की है उसने। और उसके पहले इंडिया की किस्मत बहुत अच्छी रही, रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया। रोहित शर्मा ने टॉस क्या जीत लिया, बेन स्टोक्स टॉस हार गया क्योंकि कॉल तो उसी की थी। और उसके बाद इन्होंने बैटिंग ले ली, क्योंकि ये इतने दिनों से ये भी चल रहा था कि अब ये लोग करेंगे क्या। जैसा कि हम दूसरे टेस्ट मैच के एंड में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अब इंडिया के सामने धर्म संकट ये है कि अब ये रैंक टर्नर्स तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि स्पिन के आगे इनकी सबकी पोल खुल चुकी है, बहुत बुरी तरीके से खुल चुकी है। और ओवरऑल बैटिंग इन लोगों की बहुत खराब हो रही है, चाहे वो स्विंग बॉलिंग हो, मतलब फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन हो। इंडिया की बैटिंग का कचरा हो चुका है, ये बात हम लोगों को मान लेनी चाहिए। और ये जो हमारी बैटिंग जो घर में हम लोग शेयर हुआ करते थे, अब ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पोल खुल चुकी है। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल ही 95% कॉन्फिडेंस था हमको कि विकेट उसी तरह का बनेगा जिस तरह का ये विकेट था आज, बैटिंग विकेट। मतलब बैटिंग विकेट ना भी हो अगर, तो ये एक, अगर ये तीसरे दिन से और चौथे दिन में जाके अगर ये स्पिन लेने लगे जैसा कि मुझे लग रहा है, तो उस हिसाब से आज के दिन का खेल देखने के बाद तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही प्योरली एक टेस्ट मैच टाइप की विकेट बनाई है, जो कि कुछ हद तक सेकंड टेस्ट मैच की तरह ही थी। और ये मुझे लगता है कि ये सेकंड टेस्ट मैच से ज्यादा अच्छी विकेट है, क्योंकि आज हमने देखा कि कुछ बॉल स्पिन भी हो रही थी। और फिर उसके बाद जब लेकिन इंडिया की पारी शुरू हुई तो वो तो 33 रन पे जो 3 विकेट गिरे हैं, तो हमको तो ये लगा कि बस ये तो हो गया इनका काम, और अब हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और अपने घर में ही हमें लगता था कि 100 रन पे ऐसा ना हो कि ऑल आउट हो जाए टीम, जिसके कि पूरे पूरे चांसेस थे। वो रोहित शर्मा का कैच नहीं छूटा होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ भी हो सकता था। अब उसके पहले हम शुरुआत से ही अगर चले तो जायसवाल को देखिए, जायसवाल ने पहले दोनों मैचेस में रन बनाए थे, तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से उसका एक फेलियर ड्यू था। तो मुझे लगता है कि वो उसको एक बॉल अच्छी पड़ गई और वो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करके उसको ग्राउंडेड नहीं खेल पाया, हाथ में गली में उसने स्लिप में कैच दे दिया। वो तो चलिए हो गया। उसके बाद चंगूलाल गिल ने वही किया जो पहले करते चले आ रहे थे। पिछले टेस्ट मैच में किस्मत से जो लाइव्स उसको मिल गई थी, तो उसके बाद उसने सेंचुरी मार दी, लेकिन वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। 8 बॉलें जो उसने खेली हैं, क्योंकि 9वीं बॉल पे तो आउट हुआ है, 8 बॉलें जो उसने खेली हैं उसमें भी वो मेरे ख्याल से 4-5 बार तो आउट होते होते बचा है। तो मुझे तो ये लग रहा था वो कभी भी आउट हो सकता है, और वो 9वीं बॉल पे आउट हो भी गया। इंग्लैंड ने अपनी टीम में जो चेंजेस किए उसमें उन्होंने सिर्फ मार्क वुड को लिया, तो उन्होंने विकेट बहुत अच्छा रीड कर लिया था। और टॉस हारने के बाद भी उन्होंने विकेट का बहुत अच्छा फायदा उठाया। और ऊपर से कुछ तो हमारे इंडियन बैट्समैन जो है, वो जो अंडर कॉन्फिडेंस उनका है, उसकी वजह से उनको फायदा मिला। शुभमन गिल तो अपने आउट होके चले गए बाहर। उसके बाद रोहित शर्मा का कैच छूट गया। रोहित शर्मा ने भी देखिए कोई गलती नहीं, मतलब कोई कम गलती नहीं की थी मैं ये कहूंगा, क्योंकि जिस बॉल पे उसका कैच छूटा है वो शॉट उसको खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। और उसके बाद कुछ उन लोगों ने बॉलिंग भी खराब की इंग्लैंड वालों ने, और कुछ रोहित शर्मा को भी समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। खासतौर पे मार्क वुड ने तो उसको काफी टेम्प्ट करने की कोशिश की हुक पे और पुल पे, लेकिन उसने हमेशा ग्राउंडेड ही मारा। और अल्टीमेटली वो जिस बॉल पे आउट हुआ तो वो उसने हवा में मारने की कोशिश की। वो लगता है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। खैर उसके पहले अगर हम बात करें तो ये यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, इनके आउट होने के बाद फिर जब रजत पाटीदार आया, रजत पाटीदार से मुझे आज काफी उम्मीदें थी, लेकिन रजत पाटीदार, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने निराश किया। एक्चुअली वो जो हार्टले का पहला ओवर जो था उसमें जो बॉल आई वो थोड़ी सी रुक के आई,
तो वो शॉट तो बनता था उसके ऊपर, क्योंकि वो बॉल ऐसी थी कि अगर वो रुकती नहीं तो रजत पाटीदार निकल जाता। लेकिन कभी कभी ना आपकी किस्मत खराब होती है तो फिर ऐसा ही होता है। मतलब आई हैव माई फुल सिंपैथीज विद रजत पाटीदार, क्योंकि देखिए पहले जो सेकंड टेस्ट मैच में उसको खिलाया था और उसमें वो दोनों पारियों में आउट हुआ है, तो वो मतलब ऐसा कोई नहीं था कि उसमें कोई उसकी बहुत बड़ी गलती थी। और फिर आज की पारी में भी वो बॉल, एक ही बॉल रुकी है आज पूरे मैच में और वो रजत पाटीदार के सामने रुकी। तो अब क्या किया जा सकता है इसका? कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि दूसरी पारी में अगर बैटिंग आती है रजत पाटीदार की तो उसको पूरा पूरा फायदा उठाना पड़ेगा, उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो लेकिन हुआ ये कि 33 रन पे 3 विकेट हो गए और उसके बाद तो हालत खराब हो गई थी। फिर वो 50 रन पे एक एलबीडब्ल्यू डिसीजन भी रोहित शर्मा के फेवर में गया, जो अंपायर्स कॉल था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया और कैच तो उसका छूट ही गया था। अगर 50 रन पे 4 विकेट हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। मुझे तो बहुत खराब का अंदेशा हो गया था कि बस ये 100 रन पे लगता है ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन बाई चांस कैच छूट गया। जो रूट ने कैच छोड़ दिया, बताइए आप और कोई क्या कर सकता है उस बारे में? किस्मत ने यहाँ रोहित शर्मा का साथ दिया। उसके बाद उसने बैटिंग अच्छी की। फिर रजत पाटीदार के आउट होने के बाद इन लोगों ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सरफराज को नहीं भेजा, क्योंकि सुबह देखिए सुबह बॉल में ठीक ठाक मूवमेंट था, कोई बहुत एक्सेसिव मूवमेंट नहीं था। लेकिन जो पिछले दिनों से जो पानी दिया जा रहा होगा विकेट के ऊपर, तो वो मॉइस्चर जो थोड़ा बहुत रहता है उसकी वजह से कभी बॉल ग्रिप भी किया उसने, कभी बॉल मतलब स्विंग तो हो ही रही थी बॉल, वो नई बॉल तो खैर होती ही है स्विंग। और इन लोगों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। तो कुल मिला के ये था कि मतलब मुझे डर तो काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन इन लोगों ने अच्छा किया कि इन्होंने सरफराज, क्योंकि सरफराज डेब्यू कर रहा था और प्रेशर में अगर सरफराज आता तो शायद वो आउट हो भी सकता था। इसके बजाय इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि एक तो रवींद्र जडेजा को भेजा, बीइंग हिज होम टाउन, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा वहां खेलने के लिए। दूसरी बात वो लेफ्टी, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के सामने दिया और जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। जडेजा ने आज बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग की है। उसने कोई लाइफ उसको नहीं मिली, कोई चांस नहीं मिला। कोई बॉल मिस जरूर हुई उससे, तो मिस तो सभी से होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई एज निकल गई हो या कोई कैच छोड़ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने बहुत अच्छी बैटिंग की और बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी चांसलेस इनिंग्स किसी इंडियन बैट्समैन की तरफ से देखने को मिली है। रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी बनाई, लेकिन उसमें एक तो वो एलबीडब्ल्यू था, खैर वो अंपायर्स कॉल थी, लेकिन कैच तो उसका छूटा ही था और वो भी काफी शेकी लग रहा था शुरू में वो। अब मुझे लगता है कि आज ये जो पारी खेली है रोहित शर्मा ने, इसके बाद मैं प्रार्थना करता हूं कि भैया इसका कॉन्फिडेंस किसी तरह से वापस आ जाए। और ये जो डरी हुई शक्ल लेके आता है ना, ये शक्ल देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं रोहित शर्मा की ग्राउंड के ऊपर। ये मुझे वैसा बैट्समैन चाहिए जो चढ़ के जिससे बॉलर्स डरें, ना कि ये खुद डरा हुआ है विकेट के ऊपर। तो कुल मिला के रोहित शर्मा ने 131 रन बना दिए और जडेजा और इन लोगों ने मिलकर जो 204 रन की पार्टनरशिप की, तो 237 रन तक लेके गई है 33 रन पे 3 विकेट से। वो तो मतलब मैच सेविंग इनिंग्स थी। मतलब लंच के बाद तो कोई विकेट नहीं गिरा, फिर जाके टी के बाद रोहित शर्मा आउट हुआ है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया। और खैर उसके बाद तो खैर मॉइस्चर जितना भी था विकेट में वो सब चला गया था, तो इट वॉज अ परफेक्टली बैटिंग विकेट और उसका काफी भरपूर फायदा उठाया और इन लोगों ने अच्छे रन बनाए। काफी इन लोगों ने खैर बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं की इंग्लैंड वालों ने, क्योंकि आज मैंने देखा कि मार्कवुड तो खैर अब तेज करता है, हालांकि उसको विकेट मिले, लेकिन वो रन देता भी है अपने। तो मतलब अब जो मार्क वुड ने अपने 17 ओवर में 69 रन दिए, तो 4 की एवरेज से उसकी पिटाई हुई है, लेकिन 3 विकेट भी मिले। तो अब वो विकेट लेने की कोशिश में खैर बॉलर रन तो देता है। जेम्स एंडरसन हमेशा की तरह इकोनॉमिकल, उसने अपने 17 ओवर में 51 रन दिए। और जब ये रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब सरफराज आया, तो मतलब सरफराज ने जिस तरह से बैटिंग की है ना, ऐसी बैटिंग मैं तो ये कहूंगा कि पिछले मैंने 5-6 सालों में नहीं देखी। इस तरह से इतना कॉन्फिडेंट और स्पिनर्स को इतना असर्टिवली उसने खेला है। जो बॉल पीछे जाके खेलनी थी वो पीछे जाके खेली है, जो बॉल आगे जाके खेलनी थी वो आगे जाके खेली है। और
हालांकि उसने पहला ही अपना शॉट स्वीप अटेम्प्ट किया था जो कि मिस हो गया और वो अटेम्प्ट करने में वो अक्सर गिर भी जाता है और आज भी गिरा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा खेला वो, बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्या बदकिस्मती है, रविंद्र जडेजा की आदत है ये हर बार शॉट मारने के बाद ना 2-3 कदम आगे निकल जाता है। और जिस बॉल पे सरफराज को इसने रन आउट करवाया है वो तो मतलब हद ही कर दी इसने। तो कॉल तुम्हारी थी भैया, क्योंकि सरफराज के पीछे जा रही है बॉल, वो मिड ऑफ पे तुमने शॉट मारा, मिड ऑन पे शॉट मारा है, तुम्हारी कॉल है, तुम 3 कदम आगे भी आए, उसके बाद तो सरफराज को जाना ही था। और वैसे भी तुम 99 पे बैटिंग कर रहे हो, एक डेब्यूटेंट तुम्हारे सामने बैटिंग कर रहा है, उसने वैसे भी 98 पे भी तुम्हारा 1 रन बनवाने के लिए अपने कपड़े खराब कर लिए थे, लोट लाट के वो बेचारा क्रीज में पहुंचा था। मतलब वो तो तुम्हारी डेब्यूटेंट होके वो पूरा सपोर्ट कर रहा है कि तुम्हारी किसी तरह से सेंचुरी जल्दी हो जाए, लेकिन तुमने उसको मरवा दिया। जडेजा के ऊपर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। रोहित शर्मा तो अपने कपड़े फाड़ने के ऊपर आ गया था ड्रेसिंग रूम में, उसको दिखाया जब तो। लेकिन सरफराज ने क्या गजब की बैटिंग की है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। और मतलब रन अ बॉल उसने 50 बनाई अपनी, और उसके बाद कितने 7-8 चौके और 1 छक्का मारा उसने। और स्पिनर्स को उसने उस तरह से खेला, उसने बताया कि ये स्पिनर्स 2 कौड़ी के भी नहीं है, इंग्लैंड के स्पिनर्स। आज जिस तरह से उसने ट्रीट किया है स्पिनर्स को, इंक्लूडिंग जो रूट, हार्टली, रेहान अहमद, सबको भुरकस भर दिया उसने मार मार के। क्यों? क्योंकि उसका फुटवर्क बहुत ही असर्टिव था, उसे मालूम था कि मुझे कौन सी बॉल कहां खेलनी है। यही पिछले 5 सालों से मैंने किसी भी बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन को नहीं करते हुए देखा है। और वो जब तक क्रीज पे था, बॉलर्स बेचारे इधर उधर ही भाग रहे थे, क्योंकि जहां गलत बॉल फेंकी उसने रन बनाए, और जो उन्होंने अच्छी बॉल फेंकी उस पर उसने सिंगल्स निकाले। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बॉक डाउन हो गया। ये बैटिंग की सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है कि आप अगर नहीं मार पा रहे हो तो कम से कम सिंगल्स तो निकालो। उसने विकेट पे आती हुई बॉल को हमेशा स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर निकाल के सिंगल निकाला। तो अगर आप इन्हीं बॉल्स को आप डेड बैट से खेलोगे और सीधे बल्ले से खेलोगे तो फिर तो ये होगा कि बॉलर चढ़ के बिल्कुल उसका मेडन ओवर फेंकेगा, और जहां उसने 1-2 ओवर मेडन फेंके वो चढ़ जाता है। फिर उसके बाद आप प्रेशर में आ जाते हो कि रन भी नहीं बन रहे। सरफराज की बैटिंग की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरी दुआ है कि वो लंबे टाइम तक खेले और ऐसे ही खेलता। तो ये कॉन्फिडेंस है उसका, जो रणजी ट्रॉफी में वो रन बना के आया है उसकी वजह से वो देखने में लग रहा है कि वो एक ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। मैं तो आपसे बड़े उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैंने ऐसा बैट्समैन अभी पिछले 2-4 साल में नहीं देखा है जो इतना कॉन्फिडेंटली खेल रहा हो, और उसने कोई भी गलत शॉट नहीं मारा। वो बदकिस्मती से आउट हो गया, अदरवाइज ही वॉज लुकिंग गुड फॉर अ सेंचुरी। और जब सरफराज बैटिंग करने आया उस टाइम रविंद्र जडेजा के 84 रन थे, और जब ये सरफराज 62 रन बना के आउट हुआ है उस टाइम रविंद्र जडेजा 99 पे पहुंचा था। रविंद्र जडेजा ने 15 रन बनाए, उसने 62 रन ठोक दिए 60 बॉलों में। तो ऐसी इसकी वजह से एक टाइम तो इंग्लैंड प्रेशर में आ गया था, और स्पिनर्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको बॉल कहां डाले। बहुत ही गजब की बैटिंग की है सरफराज ने, एंड हेड्स ऑफ टू हिम। आई विश हिम अ वेरी लॉन्ग करियर। तो अब चलिए देखते हैं क्या करता है वो आगे अगली पारी में। मुझे लगता है कि अगर बैटिंग आए तो देखते हैं कैसे बैटिंग करता है वो। और इधर इंग्लैंड के बॉलर्स का तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने, जब सरफराज रन आउट हो गया तो इन्होंने कुलदीप यादव को भेज दिया, ध्रुव जुरेल को रोक लिया। तो वो जो कि एक अच्छा मूव भी था कि ध्रुव जुरेल भी डेब्यूटेंट है और आखिरी के 1-2 ओवर के लिए उसको भेजने का कोई मतलब नहीं था। तो कुल मिला के इंडिया ने तो 326 रन बना दिए 5 विकेट के ऊपर। एक टाइम तो सिचुएशन बहुत खराब थी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे तो लग रहा था कि ये तो 100 रन पे पैकअप हो जाएगा इनका, लेकिन इन्होंने अब ठीक ठाक बना लिया है। अब देखते हैं कि कल जडेजा कितना खेलता है, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि इंडियन बैट्समैन जब ये नॉट आउट जाते हैं और ये अगले दिन खेलने आते हैं तो इनका पैकअप तुरंत ही हो जाता है। पिछले दोनों टेस्ट मैचेस में हमने यही देखा है कि ये बिल्कुल साफ हो जाते हैं ये लोग पहले आधे घंटे में। और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स भी अभी उन्होंने नई बॉल अभी ली है, 2 ओवर पुरानी है, वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे सुबह के मॉइस्चर का, सुबह के एटमॉस्फेयर का। और बैट्समैन जो कि नए होंगे क्रीज पे तो उनको उनकी गलतियों का फायदा उठाने का। तो अब देखते हैं कल क्या होगा। कल का मॉर्निंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जडेजा टिका रहा और ध्रुव जुरेल ने कुछ कर दिया तो ये 400 के ऊपर जा सकते हैं। 400 के ऊपर अगर चले गए तो ये थोड़े से सेफ हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी दूसरा और तीसरा दिन
यहां इस विकेट के ऊपर बैटिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट होगा, एकदम 100% परफेक्ट। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड जाएगा 600 रन बनाने। और अगर इंडिया की बैटिंग बॉलिंग ने गड़बड़ की और अगर स्पिन नहीं हुआ बॉल, तो यहां तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और मैं आपको पहले भी, देखिए मैंने जो प्रीव्यू किया था थर्ड टेस्ट का, मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे अश्विन के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। अश्विन की होने वाली है ठुकाई इस टेस्ट मैच में, आप देख लो। मुझे लगता है, आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि अश्विन इज नॉट गोइंग टू डू वेल इन दिस टेस्ट मैच, बल्कि रादर इन दिस सीरीज, क्योंकि उसको भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। और इंग्लैंड के बैट्समैन ने जिस तरह से पिटाई की है उसकी, तो उसका भी कॉन्फिडेंस शेक कर गया है। तो ये मुझे लगता है कि उन्हें अश्विन की जगह अक्षर को खिलाना चाहिए था। लेकिन चलिए देखते हैं, या तो अश्विन मुझे गलत प्रूव करे या मेरी बात सही हो, तो देखेंगे हम। मैच अभी काफी बाकी है और कल का खेल बहुत मजेदार होने वाला है। कल जो भी हो, इंडिया ऑल आउट तो होगी। उसके बाद हम देखेंगे इंग्लैंड की अप्रोच क्या होगी। इंग्लैंड में मुझे जो रूट से इस बार उम्मीद है कि जो रूट शायद लंबे रन करेगा। और दूसरा जैक क्रॉली जिस तरह से खेल रहा है पहले दोनों मैचेस में, तो मुझे लगता है कि वो भी लंबे रन करेगा। फिर तीसरा है ओली पोप तो पहले मैच में कर ही चुका है। और अगर कुलदीप यादव ने उसको निपटाया नहीं, तो ये 3 बैट्समैन भारी पड़ सकते हैं। बेन डकेट से मुझे ज्यादा नहीं है उम्मीद। बेन डकेट कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। वो ठीक है 40-50 रन बना सकता है, मारपीट के तो बनाते ही हैं ये लोग। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर बॉल स्पिन होने लगी तो इंडिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स जितना आज हो रहा था स्पिन, अगर वैसा भी होगा तो भी इंडिया के स्पिनर्स कुछ तो करेंगे। और कुलदीप यादव की वजह से ये लोग रिवर्स स्वीप और ये सब तो शायद उतना ना अप्लाई कर पाए। अब देखते हैं क्या होता है। तो मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।